सभी को गुड मॉर्निंग। जैक जो 11th का क्वेश्चन शीट जारी किया है वो मुझे ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन जारी किया है मुझे देने में कुछ लेट हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जल्दी से जल्दी हम आपको दे दें। तो यह आज का जो सेट है 11th सेट 1 सब्जेक्ट है या ज्योग्राफी। अब इसमें हम देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1, अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम लिखे। तो बोलेंगे अरब सागर में जो 2 नदियां गिरती है, एक नंबर बोलेंगे कि नर्मदा नदी, नर्मदा, और 2 लिखेंगे तापी। अरब सागर में गिरने वाला 2 नदियों का नाम, एक नंबर में नर्मदा और 2 नंबर में तापी। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन है? तो हम बोलेंगे राजस्थान। आंसर लिखना यहाँ पर, उत्तर यहाँ पर लिखना राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बांगर क्या है? बोलेंगे बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। आंसर लिखेंगे उत्तर बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसका आंसर आगे आपको डिटेल अगर जानकारी है तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा, 12 में आपको और डिटेल मिल जाएगा। तो बांगर क्या है? बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर क्या है? अपवाह। क्वेश्चन नंबर 4, अपवाह तंत्र किसे बोलेंगे, किसे कहते हैं? अपवाह तंत्र में देखना एक मुख्य नदी होता है, एक क्या है, ये मुख्य नदी है और मुख्य नदी में छोटी छोटी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। ये मुख्य नदियां में ये छोटी छोटी डायग्राम भी बनाइएगा आप, छोटी छोटी सहायक नदियां आकर इसमें क्या है, आकर नदियां मिल जा रही है और मिलने के बाद ये क्या है, सारा जाकर सागर में गिर जाती है। तो जिन क्षेत्रों में यह प्रवाह होकर जा रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, अपवाह क्षेत्र बोलेंगे। तो मुख्य नदी में, आंसर लिखना, मुख्य नदी में सहायक नदियां मिलकर, सहायक नदियां मिलती हैं, मिलती है और सागर में गिरती है, और सागर में जा गिरती हैं, सागर में जा गिरती है। जिस क्षेत्रों में प्रवाहित होते जाती है, आगे लिख लेना, जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होकर वो गुजरती है उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र या अपवाह क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 नंबर, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार को लिखे। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है क्या बोलेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री, क्या लिखेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर तुम्हारा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा भारत फैला हुआ है। ये तुम्हारा अक्षांशीय देशांतर हो गया और ये देशांतर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6, सारगैसो सागर क्या है? 6 नंबर में देखना, सारगैसो सागर, सारगैसो सागर, सागर क्या है? देखना कि डायग्राम में देखना यहाँ पर 0 डिग्री और 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। तुम यहाँ पर देखना प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में तुम्हारा गर्म जल धारा भी है और ठंडा धारा भी है। यहाँ पर देखना विषुवत रेखा के ऊपर में ये प्रशांत महासागर के ऊपर में यह गर्म जल धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा, और यहाँ पर क्या है, गल्फ स्ट्रीम है, और ऊपर से तुम्हारा लेब्राडोर ठंडा धारा आ रहा है। ठीक है, ये गर्म धारा और ठंडा धारा का एक चक्र चल रहा है। यह चक्र सालों भर चलते रहता है और इसका बीच में तुम्हारा शांत जल का क्षेत्र है। क्या है? शांत जल का क्षेत्र है। शांत जल के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? सारगैसो सागर। इसी को हम बोलते हैं सारगैसो सागर, सारगैसो सागर।
तो परीक्षा में कैसे लिखना, क्या लिखना, गर्म धारा और ठंडा धारा का चक्र, यानी प्रशांत महासागर में ये सालों भर क्या है, चलते रह रहा है, ये चक्र चल रहा है। और इन धारा का बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जल बिल्कुल शांत रहता है, ये शांत जल का क्षेत्र है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सारगैसो सागर के नाम से हम जानते हैं, कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जल संभर से आप क्या समझते हैं। तो हम बोलेंगे जल संभर किसे बोलेंगे, जहाँ पर वर्षा का जल, हिम का पिघला हुआ जल, नहर का जल एक स्थान पर जमा हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, जल संभर कहते हैं। जहाँ पर वर्षा का जल, हिम का पिघला हुआ जल, नहर का जल, नदियों का जल एक स्थान पर क्या हो रहा है, जमा हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, जल संभर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो लिखेंगे हमारे धरातल पर, आंसर लिखना, हमारा धरातल पर तुम्हारा स्थल, देखना स्थल जो है ये 29% भाग पर क्या पाया जा रहा है, स्थल पाया जा रहा है। और जल जो है ये तुम्हारा 71% भाग पर जल पाया जाता है। जब हम आंतरिक से देखते हैं तो हमारा धरातल जो कैसे दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो क्या लिखना, स्थल 29%, जल 71% पर है, जल 71% पर पाया जाता है। आंतरिक से देखने पर हमारा पृथ्वी क्या दिखाई पड़ रहा है, नीला दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, परिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं। तो आंसर लिखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जीव समुदाय रहते हैं। हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, जीव समुदाय है, जो वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध का अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र में जीव समुदाय तथा वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जीवमंडल से क्या तात्पर्य है। हमारे पृथ्वी पर जीवन पाने जाने की संभावना, हमारे पृथ्वी पर जीवन पाए जाने की संभावना है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीवमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, नदियों के किन्हीं 5 महत्व को लिखिए। तो हम लिखेंगे, नदी के निम्नलिखित महत्व है। 1 नंबर में क्या करते हैं, हम नदी से जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। जल विद्युत का उत्पादन, पहला पॉइंट लिखना। दूसरा नंबर लिखना, हम नदी के पानी से सिंचाई करते हैं। तो दूसरा लिखना, सिंचाई। तीसरा लिखना, हम इससे क्या करते हैं, बोटिंग करते हैं। बोटिंग या बोल सकते हैं नाव संचालन। तीसरा पॉइंट हो गया नाव संचालन।
पीने के लिए पानी, चौथा पीने के लिए पानी, और क्या करते हैं 5 नंबर में बोल सकते हैं कि मछली पालन, मछली पालन। क्वेश्चन नंबर का क्या बोलता है, नदियों के 5 महत्व लिखिए। तो नदी के 5 महत्व निम्नलिखित है। पहला, जल विद्युत का उत्पादन, सिंचाई। 3 नंबर में बोटिंग या नाव संचालन। 4 नंबर में पानी के लिए, पीने के लिए पानी, पीने के लिए होगा, पीने के लिए पानी और मछली पालन। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि बांगर और खादर में अंतर। बांगर और खादर में अंतर। तो हम क्या करेंगे, कॉपी को 2 भाग में बांट देंगे। एक तरफ लिखेंगे बांगर और दूसरी तरफ लिखेंगे खादर। पहला अंतर क्या होगा कि बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जबकि खादर नई जलोढ़ मिट्टी है। तो 1 नंबर में लिखेंगे बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। खादर में लिखेंगे खादर नई जलोढ़ मिट्टी है, नई जलोढ़ मिट्टी है। पहला अंतर है। दूसरा अंतर क्या है कि देखना, बांगर जो है ऊंचा क्षेत्रों में पाया जाएगा, जबकि खादर नीचे के क्षेत्रों में पाया जाएगा। बांगर ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है, ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है, पाया जाता है। इसमें 2 नंबर में लिखना कि खादर नीचे क्षेत्रों में पाया जाता है, खादर नीचे क्षेत्रों में, नीचे क्षेत्रों में पाया जाता है। 2 अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखना, बांगर क्या बोले, बांगर तो ऊंचा क्षेत्र में पाया जाएगा। जब कोई क्षेत्र ऊंचा क्षेत्र में पाया जाएगा तो वहां पर पानी क्या होता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। तो हम लिखेंगे बांगर बांगर में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, जबकि खादर में बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। क्यों? यह नीचे क्षेत्र में है। तो लिखेंगे बांगर ऊंचे क्षेत्र में पाया जाता है, ऊंचे, नहीं, बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। 3 नंबर, बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, बाढ़ का पानी पहुंचता है। खादर में लिखना, नहीं, बांगर में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, बाढ़ का पानी यहाँ पर लिखना नहीं पहुंचता है, जबकि खादर में बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, बाढ़ का पानी पहुंचता है। 3 अंतर। 4 अंतर लिखना। चौथा अंतर लिखना, देखो बांगर जो है ऊंचा क्षेत्र में पाया जा रहा है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, तो यहाँ पर किसान के लिए अच्छा नहीं होता है, यानी कहने का मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन कम होता है। तो बोलेंगे उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होता है। इसमें लिखेंगे कि खादर में उत्पादन यानी प्रोडक्शन अधिक होता है, उत्पादन अधिक होता है, उत्पादन अधिक होता है। इस तरह 4 अंतर है। कम से कम परीक्षा में 3 अंतर भी लिखेंगे तब भी चलेगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र जल की लवणता से आप क्या समझते हैं? समुद्र जल की लवणता से आप क्या समझते हैं? तो हम इसका आंसर बोलेंगे, समुद्र के जल में घुले हुए लवणों की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? समुद्र जल की लवणता बोलेंगे। समुद्र के जल में घुले हुए लवणों की मात्रा को लवणता कहते हैं। लवणता को निकालने के लिए 1000 ग्राम सागरीय जल में 35 पर 1000, इसको प्रतिशत नहीं बोलेंगे, 35 पर 1000 ग्राम लवणता की मात्रा द्वारा लवणता निर्धारण किया जाता है। क्या बोलेंगे कि समुद्र जल की लवणता से आप क्या समझते हैं? समुद्र के जल में घुले हुए लवणों की मात्रा को हम क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। और इस लवणता निकालने का जो नियम है, 1000 ग्राम सागरीय जल में 35 पर 1000 बोलेंगे, 35 पर 1000 ग्राम लवणता की मात्रा के द्वारा ये क्या हुआ? लवणता निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बायोम क्या है? हम बायोम बोलेंगे हमारे धरातल का वैसा क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधा जीव जंतु, क्या बोलेंगे? हमारे धरातल का वैसा क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधा जीव जंतु पाए जाते हैं, वैसे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? बायोम बोलेंगे। हमारे धरातल के वैसे क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधा जीव जंतु पाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? उस क्षेत्र को हम बोलेंगे बायोम। उसे बायोम कहते हैं, बायोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोलता है कि पारिस्थितिकी संतुलन क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन क्या है? उसके असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा करें। हम बोलेंगे पारिस्थितिकी संतुलन किसे बोलेंगे? हमारे पर्यावरण में क्या है? पेड़ पौधा पाया जा रहा है, जीव जंतु पाया जा रहा है, मानव पाया जा रहा है, आपस में सब क्या है? एक दूसरे से आपस में क्या है? संतुलन बनाए हुए हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। हमारे पर्यावरण में पेड़ पौधा जीव जंतु मानव आपस में संतुलन बनाए हुए हैं, आपस में संतुलन बनाए हुए हैं, उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उसे पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं।
कहते हैं। क्या बोलता है, उसे असंतुलन को रोकने का महत्वपूर्ण उपाय पर चर्चा करें। तो हम उसको लिखेंगे असंतुलन को कैसे रोकेंगे, पेड़ पौधा नहीं काटना चाहिए, तो लिखेंगे पेड़ पौधा नहीं काटना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, हम जीव जंतु को नहीं मारना है, नहीं मारना चाहिए, तो लिखेंगे जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। तीसरा लिखेंगे वन या पर्यावरण के संबंध में संबंधित शिक्षा देना चाहिए, मानव को पर्यावरण के संबंध में शिक्षा देना चाहिए, तो लिखेंगे वन या पर्यावरण शिक्षा, वन या पर्यावरण शिक्षा देना है। चौथा पॉइंट बोल सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो वन का कानून बनाया गया है, तो कानून का जानकारी देना है, तो लिखेंगे कानून का जानकारी देना या बतलाना, ये है। पर्यावरण असंतुलन को हम कैसे रोकेंगे कि पेड़ पौधा को नहीं काटना चाहिए, जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, वन पर्यावरण के बारे में शिक्षा देना चाहिए, और कानून जो सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है, कानून का जानकारी देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि भारत के प्रमुख भौतिक विभागों का नाम लिखे। भारत के प्रमुख भौतिक विभागों का नाम लिखे, इनमें से किसी एक का विस्तृत चर्चा करें। तो हम बोलेंगे भारत के भौतिक विभागों को 6 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर बोलेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या हिमालय, या उत्तर का हिमालय, या बोलेंगे हिमालय प्रदेश, हिमालय प्रदेश, या बोल सकते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश बोल सकते हैं। या 2 नंबर, हम इसे डायग्राम के माध्यम से अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, नंबर अच्छा मिलेगा। आप कोशिश कीजिएगा, एक छोटा सा भारत का एक मानचित्र बना लीजिएगा। ये हमारा भारत का एक मानचित्र बन गया, और हिमालय प्रदेश जो है, यह देखना हिमालय क्षेत्र 1 नंबर, या 1 नंबर पूरा हिमालय क्षेत्र है, 1 नंबर। 2 नंबर बोलेंगे उत्तर का विशाल मैदान, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान। 2 नंबर जो क्षेत्र है, ये जो 2 नंबर क्षेत्र है उत्तर का विशाल मैदान। 3 नंबर है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। 3 नंबर देखना, प्रायद्वीपीय भारत ये है, ये 3 नंबर प्रायद्वीपीय भारत। 4 नंबर भारतीय मरुस्थल, 4 नंबर, भारतीय मरुस्थल। 4 नंबर देखो ये है 4 नंबर, राजस्थान का जो क्षेत्र है ना, ये मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल क्षेत्र है। 5 नंबर तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र तुम देखना यहाँ पर जो है, ये जो अंदर का पार्ट है, ये 5 नंबर तटीय क्षेत्र है। 6 नंबर बोलेंगे द्वीप समूह, द्वीप समूह 6 नंबर देखो यहाँ पर है, ये छोटा छोटा क्या है, ये बंगाल की खाड़ी में ये क्या है, छोटा छोटा द्वीप है, ये अरब सागर, ये 6 नंबर द्वीप समूह। इस तरह भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसे हम 6 भाग में बांटे, हिमालय पर्वतमाला या हिमालय प्रदेश बोलेंगे। 2 नंबर उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये 3 नंबर प्रायद्वीपीय भारत,
4 नंबर भारतीय मरुस्थल, 5 नंबर तटीय क्षेत्र और 6 नंबर द्वीप समूह। अब हम इनमें से किसी एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम लिख सकते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तरी मैदान, उत्तरी, देखो डायग्राम में दिखा रहा है उत्तरी मैदान 2 नंबर ये है। एक छोटा सा भारत का नक्शा बना लेना और डायग्राम से अगर हम परीक्षा में लिखने का कोशिश करेंगे तो हम समझते हैं ज़्यादा नंबर आएगा। ये तुम्हारा ऊपर 1 नंबर हिमालय पर्वतमाला हो गया, ये 2 नंबर जो है ये तुम्हारा उत्तरी मैदान, 2 नंबर जो लिखे हैं ये 2 नंबर यही तुम्हारा उत्तरी मैदान है। तो जानेंगे उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ। उत्तर भारत में हमारा जो सिंधु नदी है, देखना सिंधु नदी और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तथा इसके सहायक नदियों से क्या हुआ, उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। बोलेंगे सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तथा इसके सहायक नदी बहाकर अपने साथ अवसाद को लेकर आती है। इन अवसादों के जमाव से उत्तर भारत का निर्माण हो गया। तो क्या बोलेंगे, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और इसके सहायक नदियों के द्वारा बहाकर अपने साथ अवसाद को लेकर आती है। अपने साथ अवसादों को लेकर आती है। इन अवसादों के जमाव से, तो लिखेंगे इन अवसादों के जमाव से तुम्हारा उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। अब देखेंगे यह उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ, इस पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा। कौन सा मिट्टी पाया जाएगा, तो लिखना जलोढ़ मिट्टी जाएगा। यहाँ जनसंख्या भी अधिक पाया जाएगा। जनसंख्या इसलिए अधिक पाया जाएगा कि धरातल बिल्कुल क्या है, प्लेन है, तो जनसंख्या भी अधिक पाया जाएगा। कृषि का काम भी, एग्रीकल्चर का काम भी अधिक होगा। तो लिखेंगे जनसंख्या अधिक पाया जाएगा, ये लिखना। अगला पॉइंट इस पर लिखना, इसका जो क्षेत्र है 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या लिखना, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसका जो चौड़ाई देखते हैं 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर क्षेत्र में यह क्या है, फैला हुआ है। तो हम समझ गए उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ। सिंधु नदी, गंगा नदी तथा इसके सहायक नदी अपने साथ बहाकर क्या ला रहा है, अवसाद को लेकर आ रहा है। इन अवसादों के जमाव से उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हो जाता है। और इनमें क्या हो रहा है, इसमें जनसंख्या भी अधिक पाया जाएगा, प्लेन एरिया है, खेती भी अधिक होगा, मिट्टी जलोढ़ होगा। ठीक है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 240 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब देखते हैं उत्तरी मैदान को हम 4 भाग में बांट देते हैं। उत्तरी मैदान कितना भाग में बांटे, 4 भाग में बांट दिए। पहला भाभर 1 नंबर में, भाभर
2 नंबर में तराई क्षेत्र तराई, 3 नंबर में बांगर और 4 नंबर में खादर। खादर। अब हम देखेंगे भाबर किसको बोलेंगे। 1 नंबर लिखेंगे भाबर। भाबर जो है हिमालय के नीचे का क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भाबर बोलेंगे। तो पहले लिखना, ये हिमालय है, हिमालय के नीचे जो है, नीचे शिवालिक के नीचे या हिमालय के नीचे बोल सकते हैं, भाबर का क्षेत्र कहलाता है। तो हिमालय के नीचे का क्षेत्र को, नीचे का क्षेत्र को क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। पहला इसका विशेषता हो गया। दूसरी इसका विशेषता क्या है, हिमालय में जो नदियां यहाँ प्रवेश करती हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो दूसरा लिखना, हिमालय से आने वाली नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, लुप्त हो जाती है। ये इसका सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि हिमालय के जो नीचे का जो क्षेत्र है ना, इसमें क्या चट्टान का टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा से बना है भाबर, इसलिए हिमालय से जो नदियाँ जो भाबर क्षेत्र से प्रवेश करती है, गुजरती है, वह दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है। अब हम 2 नंबर चलेंगे, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, इसको तराई क्षेत्र किसे बोलेंगे, भाबर का नीचे का जो क्षेत्र है वह तराई क्षेत्र कहलाता है। तो लिखेंगे भाबर के नीचे का भाग को तराई क्षेत्र कहते हैं। तो लिखेंगे भाबर के नीचे का क्षेत्र, नीचे का क्षेत्र को क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। अगला विशेषता क्या है कि तराई क्षेत्र में यानी भाबर क्षेत्र में जो नदियां लुप्त हो गई थी, जो नदियां नहीं दिखाई पड़ रही थी, वो भाबर क्षेत्र में आने के बाद पुनः दिखाई देने लगती हैं। तो लिखेंगे नदियां दिखाई देने लगती हैं, नदियां दिखाई देने लगती है। तराई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो जैसे नदी क्रॉस कर रहा है ना, गुजर रहा है, तो पानी चारों ओर फैल जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। ये तक क्लियर है। अब अगला पॉइंट है 3 नंबर बांगर और 4 नंबर खादर। हम बांगर के बारे में और खादर के बारे में क्वेश्चन नंबर हम 12 में आपको बता चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर 12 में बैक हो जाइएगा और उसमें जाकर देख लीजिएगा बांगर और खादर के बारे में। इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मृदा अपरदन क्या है, इसे रोकथाम का क्या उपाय है। मृदापन, सोइल इरोजन, इरोजन किसको बोलेंगे, अपरदन किसको बोलेंगे, मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे आंसर में, मिट्टी के कटाव को, मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। क्या बोलेंगे, मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। इसके रोकथाम का क्या उपाय है, हम बोलेंगे इसे रोकथाम के लिए, मिट्टी अपरदन का कटाव को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय है। पहला लिखेंगे पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगाना चाहिए। तो क्या लिखना है, पहला पेड़ पौधा लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। दूसरा क्या करना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में देखना, वर्षा का जब पानी आता है तो बहुत तेज़ी से बहने लगता है, तो मिट्टी क्या होगा, कटते चला जाएगा, कटता है ना। तो हम क्या करेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत बना देंगे। अगर सीढ़ीनुमा खेत बनाएंगे तो पानी का जो बहाव तो तेज़ी से था, वो बहाव क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, बहेगा पानी, मगर उसका रफ्तार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 नंबर में पर्वतीय क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत का निर्माण करेंगे। तो लिखेंगे पहाड़ी या पर्वतीय
क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत का निर्माण। तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, स्थानांतरण कृषि पर रोक। स्थानांतरण कृषि पर रोक। स्थानांतरण कृषि किसको बोलेंगे, यानी एक साल यहाँ पर खेती किया, फिर एक साल छोड़ दिया, 2 साल 5 साल छोड़ दिया, फिर दूसरे खेत में चला जाता है, तो क्या बोलेंगे, स्थानांतरण कृषि पर हमको क्या करना है, रोकना है, प्रतिबंध लगाना है इसमें। और चौथा, अति पशु चारण पर रोक। हम क्या करेंगे, जो पशु को हम छोड़ देते हैं उसको क्या करेंगे, वैसा नहीं करना है। अति पशु चारण पर रोक। अति पशु चारण पर रोक। क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, पशु क्या हुआ, चला गया, पेड़ पौधा को काट दिया, खा लिया, तो उसका क्या होता है, जड़ मर जाता है। जब जड़ मर जाएगा तो पेड़ क्या हो जाएगा, वो जो पेड़ पौधा था वो क्या हो गया, मर गया, और जड़ को क्या करता है, छोड़ देता है। तो हमें अति पशुचारण पर क्या करना है, रोक लगाना है। तो मिट्टी अपरदन का रोकने के लिए क्या उपाय, पेड़ पौधा लगाना चाहिए। पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत का निर्माण करेंगे। स्थानांतरण कृषि पर रोक लगाएंगे। अति पशुचारण पर क्या करेंगे, रोक लगाएंगे। इतना हम लिखेंगे तो हम समझते हैं नंबर अच्छा आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की नदियों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये प्रायद्वीपीय नदियां से किस प्रकार भिन्न है। तो हम लिखेंगे, देखना हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ये भारत का एक डायग्राम दिखाई पड़ रहा है, ये डायग्राम दिखाई पड़ रहा है। उत्तर भारत की जो नदियां है ना, ये क्या है, सालों भर पानी रहता है। ये तुम्हारा ऊपर का क्षेत्र है, तो लिखेंगे उत्तर भारत की नदियां में सालों भर पानी रहता है। पानी कहाँ से आ रहा है, एक तो वर्षा ऋतु से पानी हो रहा है, बरसात के मौसम में पानी आ रहा है, और बर्फ़ के पिघलने से भी क्या हो जाता है, पानी आ जाता है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां में सिर्फ क्या होता है, बरसात के मौसम में, वर्षा के मौसम में पानी आता है, यहाँ पर बर्फ़ नहीं है। ये उत्तर भारत की नदियाँ का सबसे बड़ी विशेषता है कि लिखेंगे सालों भर पानी रहता है। उत्तर भारत की नदियाँ में सालों भर, आप थोड़ा लॉन्ग में लिखिएगा, हम थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं, सालों भर पानी रहता है। पानी कहाँ से आ रहा है, वर्षा से और हिम के पिघलने से। तो लिखेंगे जल वर्षा से और हिम के पिघलने से, क्या आ रहा है, पानी आ जाता है। आप इसको पूरा कर लीजिएगा। अगला हम इसका विशेषता क्या लिखेंगे, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या है, सालों भर पानी नहीं रहता है, वहाँ की नदियाँ में सिर्फ वर्षा के मौसम में पानी रहता है। लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी है, लिख सकते हैं, मौसम के अनुसार है, मौसमी है, ठीक है। हिम यहाँ पर नहीं है, ये पहला विशेषता लिख देना। आगे विशेषता 2 नंबर लिखना कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या है, लंबी है। प्रायद्वीपीय उत्तर भारत की नदियाँ जो है लंबी है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ छोटी हैं। तो उत्तर भारत की लिखना, उत्तर भारत की नदियाँ लंबी है, क्या लिखना, लंबी है। आगे इसी में लिख देना प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ छोटी हैं। ये तक क्लियर है। आगे फिर लिखना, तीसरा में लिखना उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं गॉर्ज का निर्माण कर रही हैं। उत्तर भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ गॉर्ज, याद रखना, गॉर्ज का निर्माण कर रहा। कौन कौन सी नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तुम्हारा गॉर्ज का निर्माण कर रहा है। गॉर्ज किसको बोलेंगे, नदी अब बह रहा है ना, तो अपने साथ क्या गड्ढा कर दिया,
यानी धरातल को गड्ढा कर दिया और गड्ढा करने के बावजूद भी धरातल का उत्थान होता है, नदी अपना स्थान को नहीं बदलता है, उसे हम क्या बोलेंगे? गॉर्ज बोलेंगे। ठीक है, तो गॉर्ज कौन? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पर देखना सिंधु नदी और यहाँ पर क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तुम्हारा गॉर्ज का निर्माण कर रहा है। और जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ देखो ये है ना, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ तुम्हारा डेल्टा का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर लिखना प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह तो क्लियर है। चौथा पॉइंट लिख देना, उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं या उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं, खास करके सिंधु नदी कहाँ गिर रहा है? अरब सागर में गिर रहा है। कहाँ? सिंधु नदी तथा सहायक नदी कहाँ गिर रहा है? अरब सागर में। अरब सागर में देखना यहाँ पर क्या है? अरब सागर में आकर यहाँ पर गिर रहा है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहाँ गिर रहा है? देखो तो ये तुम्हारा बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है, बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है। ये सबसे बड़ी इसका विशेषता है। और देखना कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ ना पश्चिम घाट से निकलता है। देखो पश्चिम घाट से निकलकर ये पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो हम लिख सकते हैं भारतीय नदियाँ यानी उत्तर भारत की नदियाँ का यह विशेषता है। आपको कहीं पर अगर दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके मुझे बताइएगा, हम कोशिश करेंगे इससे नोट्स देने का। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।